वेलकम टू कोल्ड वॉर सीरीज एपिसोड 2। आज हम कोल्ड वॉर को दो पर्सनालिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इन द एंड, बाय द टाइम दिस वीलॉग वुड एंड, आपको ये समझ आएगी कि लीडरशिप कैसे डिफाइन करती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। ट्रूमैन, प्रेसिडेंट ट्रूमैन ऑफ यूएस एंड जोसेफ स्टालिन ऑफ यूएसएसआर, ये वो दो लोग थे जिन्होंने कोल्ड वॉर माइंडसेट को क्रिएट किया या शेप किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब वो ख़त्म हुई तो जो दुनिया थी उसको बड़े एक हीलिंग टच की ज़रूरत थी, रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। सिटीज़ अक्रॉस यूरोप एंड एशिया डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी पूरी फैमिलीज़ ख़त्म हो चुकी थी, ग्लोबल इकॉनमी तबाह हो चुकी थी, लोग पीस के लिए और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बेचैन थे। लेकिन जहाँ एक तरफ ये लोगों की ख्वाहिशात थीं, वहाँ पे गवर्नमेंट्स के लेवल पे कुछ टेंशन्स राइज कर रही थी, क्योंकि दो सुपर पावर्स जो इमर्ज की इस सारे क्राइसिस के बाद, वो क्लियरली एक यूएसएसआर थी और एक यूएस थी। और अब ये जो सुपर पावर्स थीं, ये एक ग्लोबल सेंटर स्टेज पे खड़े होके ये डिसाइड करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था कि इकट्ठा किस तरह एक डायरेक्शन में हम जाएं। यूएस और सोवियत यूनियन दोनों पोल्स अपार्ट हैं व्हेन इट कम्स टू आइडियोलॉजी, लेकिन क्योंकि उन्होंने जंग इकट्ठी लड़ी थी तो इसलिए सोचा ये जा रहा था इनिशियली कि आगे के जो सिस्टम्स बनेंगे वो भी शायद दोनों मिल के बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। Behind these nations, these two men, these two personalities decided the future of the world. हैरी ट्रूमैन एंड जोसेफ स्टालिन, दोनों को एक कंपैरिजन में देखते हैं। हैरी ट्रूमैन वॉज एन ऑर्डिनरी अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसको एकदम से एक मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड को संभालना पड़ गया क्योंकि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की डेथ हो गई थी। ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, बड़े डायरेक्ट और क्लियर रूल्स में बिलीव करते थे, ट्रांसपेरेंसी की बात करते थे, और वो जो एक बड़ी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मनूवरिंग होती है उसको पसंद नहीं करते थे। जब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की डेथ हुई तो ट्रूमैन को इनहेरिटेंस में जो मिला वो सिर्फ प्रेसिडेंसी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट सीक्रेट, द एटॉमिक बॉम्ब, द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसका मैंने जिक्र भी किया। उनका ख्याल था कि डेमोक्रेटिक वे में, ओपन सोसाइटीज़ के ज़रिए से और सारी नेशंस अगर आपस में कोऑपरेट करें तो आसानी से मसाइल हल हो जाएंगे। और उनका ये भी ख्याल था कि अगर यूएस ने ग्लोबली लीडरशिप की पोजीशन ना ली तो दुनिया दोबारा उसी केओस में जा सकती है जिसमें वो हिटलर के होते हुए थी। तो उनका जो माइंडसेट था, इट वाज शेप्ड बाय द बिलीफ कि जो स्टेबिलिटी है वो फ्रीडम से आती है और क्लियर एग्रीमेंट से आती है। दूसरी तरफ थे जोसेफ स्टालिन। अगर उनको एज अ पर्सनालिटी आप समझें तो उन्होंने बहुत लंबा अरसा प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के साथ काम किया था। सो उनके लिए ट्रूमैन के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज ट्रस्ट डेवलप नहीं होता इतनी जल्दी दो लीडर्स का। जितने कंफर्टेबल जोसेफ स्टालिन रूजवेल्ट के साथ थे वो ट्रूमैन के साथ बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा ख़ुद जो जोसेफ स्टालिन के अपने एक्सपीरियंसेस थे डेकेड्स लॉन्ग, ये याद रखें कि वो डेमोक्रेसी तो थी नहीं यूएसएसआर, तो वहाँ जो एक दफ़ा आ जाता था वो डेकेड्स तक फिर हुकूमत करता था। तो उन्होंने जो उनका एक्सपीरियंस था, ही वॉज हार्डन्ड बाय वायलेंस, रेवोल्यूशंस फेस की उन्होंने अपने ख़िलाफ़, बिट्रेयल्स देखे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, किसी अपने जनरल पे, किसी अपने मिनिस्टर पे, और समटाइम्स नॉट इवन द फैमिली मेम्बर्स। इसी पर्सनालिटी ट्रेट को अगर आप आगे ट्रांसलेट करें इनटू हिज लीडरशिप, तो उन्होंने दुनिया को एक ऐसी बैटलफील्ड देखा जिसमें हिडन एनिमीज़ हैं हर जगह, और आपको बहुत सख्त कंट्रोल की ज़रूरत है अगर आपने सिक्योर रहना है तो। ही बिलीव्ड कि चाहे लोग हों, चाहे नेशंस हों, चाहे अलायंसेस हों, उनमें से कोई भी किसी भी वक्त आपके अगेंस्ट हो सकता है, और उस मोमेंट के लिए आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सो हिज माइंडसेट वाज शेप्ड बाय सर्वाइवल, नॉट बाय कोऑपरेशन और फ्रीडम, जिस तरह हम ट्रूमैन की बात कर रहे हैं कि वो एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ग्रो हुए हुए पॉलिटिशियन थे। अमेरिकन सिस्टम्स डिफरेंट थे, डिप्लोमेसी में बिलीव करते थे। स्टालिन ने जिस तरीके से अपने आप को सर्वाइव किया था थ्रू डेकेड्स, उन्होंने हमेशा ट्रैप्स देखे थे। सो जहाँ ट्रूमैन ओपन डोर्स की बात करते थे, स्टालिन उसको थ्रेट समझते थे।
वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे मेंटली कि ऐसा हो सकता है कि हम इतना ओपन चीज़ों को डिस्कस करें और एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करें। ये जो दो ऑपोजिट वर्ल्ड व्यूज़ थे दो लीडर्स के, इन्होंने शेप किया कोल्ड वॉर को। सो दीज वर टू मेन, टू माइंडसेट्स, और इन दो माइंडसेट्स को अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो आपको कोल्ड वॉर की समझ आ जाएगी। ट्रूमैन बिलीव्ड इन रूल्स एंड एग्रीमेंट्स, स्टालिन का ख्याल था स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हर चीज़ को शक की नज़र से देखें। ट्रूमैन इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते थे, जैसे यूनाइटेड नेशंस है कि आप इंस्टीट्यूशंस पे मामला छोड़ दें, लेट देम डिसाइड एंड लेट्स जस्ट फॉलो द रूल्स। स्टालिन सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे, सोवियत मिलिट्री पे और अपनी सीक्रेट पुलिस पे बिलीव करते थे। ट्रूमैन का ख्याल था कि फ्रीडम जो है, जब आप लिबर्टी देते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली पीस इस्टेब्लिश हो जाता है। आप लोगों की मर्जी चलने दें, इदारों की मर्जी चलने दें। स्टालिन कहते थे कंट्रोल होगा तो सेफ्टी होगी, यानी कि पोल्स अपार्ट। दीज टू माइंडसेट्स क्रिएटेड टेंशंस इवन बिफोर द कोल्ड वॉर। अगर ऑफिशियली हम टैगलाइन देखें तो जब कोल्ड वॉर नहीं भी शुरू हुई थी तो यही वो रीजंस थी जब एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया था यूएस में और यूएसएसआर में, इस पर्टिकुलर माइंडसेट की वजह से जो लीडरशिप में मौजूद था। सो एवरी स्पीच, एवरी नेगोशिएशन एंड एवरी हैंडशेक उसको दोनों डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते थे। आज जब हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं तो आप अंदाज़ा कर लें कि उस टाइम में ट्रूमैन चीज़ों को कैसे देख रहे होंगे और जोसेफ स्टालिन कैसे देख रहे होंगे। एक फियर जो ट्रूमैन में मौजूद था वो ये था कि स्टालिन शायद कम्युनिज्म फैलाना चाहते हैं, और स्टालिन जो है वो समझते थे कि ट्रूमैन जो है वो उनको सराउंड करके, उनको वीक करके इंस्टीट्यूशंस के नाम पे कि लेट्स वर्क टुगेदर, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, उनको लिबर्टी देते हैं, वो जैसे मर्जी चीज़ों को लेके चलें, वो हमें सराउंड करेंगे विद देयर सिस्टम, और जब सोवियत यूनियन के अपने सिस्टम्स नहीं होंगे, वो वीक हो जाएगा, तब ये हम पे स्ट्राइक करेंगे। सो दे वर नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। उनके जो अल्फाज थे वो शायद सिमिलर लगते हों, दोनों की अप्रोचेस बहुत डिफरेंट थी। यही माइंडसेट, यही क्लैशेस कंटिन्यू किए जब यूरोप को रीबिल्ड करने का मामला आया। यूरोप तबाह हो चुका था जंग के बाद, और ट्रूमैन का ख्याल ये था कि जो दुनिया है वो एक और हिटलर जैसी राइजिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये जो पॉवर्टी और डिस्ट्रक्शन आई है, ये एक दफ़ा तो हम इसको हैंडल कर लेंगे किसी तरह, लेकिन हमने बीच में कोई ऐसा स्कोप नहीं छोड़ना कि ऐसा दोबारा हो। वही नेवर अगेन का फिनोमेना। सो उसने एक मार्शल प्लान बनाया। ये ट्रूमैन का बहुत मशहूर प्लान है, इसको मार्शल प्लान कहते हैं। एक मैसिव प्रोग्राम जिसमें मनी की शक्ल में, डॉलर्स की शक्ल में, फूड सप्लाईज की शक्ल में यूरोप को रीबिल्ड किया जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ट्रूमैन का ख्याल था कि रीबिल्डिंग द यूरोप वुड क्रिएट पीस ऑटोमेटिकली, लेकिन स्टालिन का ख्याल ये था कि मार्शल प्लान असल में ये है कि अमेरिकन एक ट्रैप बिछा रहे हैं जहाँ पे अमेरिकन आर यूजिंग देयर मनी टू कंट्रोल द यूरोपियन गवर्नमेंट्स। आप इसको अगर जोसेफ स्टालिन के माइंडसेट से सोचें तो जाहिर है जहाँ से आपको एड आ रही होगी रीबिल्डिंग के लिए, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, वो मुल्क फिर शायद अगर कभी डिक्टेट करना चाहे कोई चीज़ तो वो मुल्क उसकी बात सुनेंगे, उस लीडर की बात सुनेंगे। तो एक लिहाज से उनका फियर दुरुस्त भी था, लेकिन एट द सेम टाइम जो रीबिल्डिंग का जो विजन था वो इसके अलावा और कोई और मुल्क कर भी नहीं सकता था। ओनली यूएस वाज इन अ पोजीशन कि वो यूरोप को रीबिल्डिंग में हेल्प कर सके। सो स्टालिन ने एड तो रिजेक्ट नहीं की, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में जहाँ पर ट्रूमैन का या यूएस का कब्ज़ा था या इन्फ्लुएंस था, वहाँ तक एड को महदूद कर दिया। ईस्टर्न यूरोप का वो ब्लॉक जो कि यूएसएसआर के कंट्रोल में था, उसने वहाँ पर एड रिजेक्ट कर दी। इसीलिए जब आप उन टाइम्स में इन दो पार्ट्स ऑफ यूरोप को स्टडी करते हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो वेस्टर्न में आपको बिकॉज एक बूमिंग इकोनॉमी क्रिएट कर रहा था यूएस, उन्हीं का कल्चर आ रहा था, उन्हीं के आइडियाज़ आ रहे थे, तो वो एक डिफरेंट माइंडसेट नज़र आता है। और जो ईस्टर्न यूरोप है जहाँ तक वो एड नहीं पहुँच रही थी, वहाँ पर आपको सारा जो एक इमेज क्रिएट होता है वो वही है जो यूएसएसआर में था, क्योंकि वो उन्हीं के ज़ेरे असर था। टू ट्रूमैन दिस लुक्ड लाइक कि स्टालिन जो हैं वो यूरोप को वीक और डिपेंडेंट रखना चाहते हैं, वो तो प्रॉस्पेरिटी में और आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है।
और स्टालिन का ख्याल ये था कि ट्रूमन की जो हेल्प है इट इज़ अ थ्रेट टू सोवियत इन्फ्लुएंस। एक दफ़ा जब वेस्टर्न यूरोप अपने कदमों पे खड़ा हो गया तो उसके साथ मिल के किसी ना किसी वक्त में यूएसएसआर पे या ईस्टर्न यूरोप के ज़रिए से हम पे हमलावर ज़रूर होगा। सो टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, वन मोर क्रैक इन द ग्लोबल ट्रस्ट कि आगे दुनिया को बिल्ड कैसे करना है, उस पे भी दोनों के जो व्यूज़ थे वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट थे। देन देयर वाज द क्वेश्चन ऑफ जर्मनी। जर्मनी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था बिकॉज जाहिर है हिटलर ने यहीं से राइज किया था, तो यही एक प्रॉब्लम पॉइंट भी था और इसी वजह से यहाँ से चाहते थे प्रेसिडेंट ट्रूमैन कि जर्मनी की रीबिल्डिंग से आगाज़ किया जाए और उसके लिए जाहिर है उसका यूनाइटेड होना जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल यूरोप बनाएगा। स्टालिन जो है वो चाहते थे कि जर्मनी वीक रहे, डिवाइडेड रहे, सो दैट हमारे पे कभी अटैक ना हो सके। सो ट्रूमैन स्ट्रॉन्ग एंड वन सिंगल जर्मनी के हक में थे, जहाँ पे वो कहते थे हम पीस चाहते हैं। स्टालिन जो है वो एक यूनिफाइड जर्मनी को अपने लिए थ्रेट समझते थे। ये जो डिसएग्रीमेंट थी दोनों की ऑन टू जर्मनीज ईस्ट एंड वेस्ट, और इसी को अगर आप देखें तो आगे जाके बर्लिन क्राइसिस आपको नज़र आएंगे। वो क्या थे उस पर हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। एंड जर्मनी बिकेम द फिजिकल सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर, अ डिवाइडेड नेशन, अ डिवाइडेड वर्ल्ड। और जब हम आगे जाके डिफरेंट एपिसोड्स में इस पे बात करेंगे तो बर्लिन वॉर का गिरना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट समझा जाता है इन द हिस्ट्री, जब रीयूनिफाई हुए ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ द जर्मनी एंड द वेस्टर्न ब्लॉक। जो ट्रूमैन की डॉक्ट्रीन थी उस पे बात करते हैं। 1947 में ट्रूमैन ने अपनी एक डॉक्ट्रीन अनाउंस की कि यूएस जो है वो सपोर्ट करेगा किसी भी ऐसे मुल्क को जो ये समझता है उसको कम्युनिज्म से थ्रेट है। अमेरिकन्स के लिए इट साउंडेड लाइक प्रोटेक्शन एंड अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने जिस तरह हिटलर के फैशिज्म से निजात दिलाई है दुनिया को, उसी तरह अब हमें शायद स्टालिन से भी दुनिया को निजात दिलानी है, तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टालिन के लिए ये जो अनाउंसमेंट थी ये एक अलार्म था कि वही होने जा रहा है जो मैं समझता आया हूँ कि अब यूएस जो है वो सराउंड कर रहा है सोवियत यूनियन विद एंटी सोवियत गवर्नमेंट्स और हम पे हमले की तैयारी हो रही है। इससे मॉस्को में मज़ीद फियर क्रिएट हुआ। फियर जो है वो सस्पिशन में कन्वर्ट हुआ और सस्पिशन जो है वो एक परमानेंट पॉलिसी बन गई ऑफ मॉस्को अगेंस्ट वाशिंगटन एंड यूरोप। इसी फियर और सस्पिशन की बुनियाद पे फिर जो कॉन्फ्रंट्रेशंस हैं वो स्टार्ट हुई और कोल्ड वॉर की जो वॉल है वो बड़ी होती चली गई। एक पॉट्सडैम मूवमेंट भी आई थी। ये पॉट्सडैम एक जगह है, कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ट्रूमैन ने हिंट किया स्टालिन को कि यूएस के पास एक सीक्रेट वेपन है जो कि बहुत अनयूजुअल है। ट्रूमैन का ख्याल था कि मैं स्टालिन को जब ये बताऊंगा तो वो शॉक में आ जाएगा और ज़ाहिर है एक फ़ियर क्रिएट होगा, लेकिन स्टालिन ने बड़ा कूल एंड काम एक्ट किया और ट्रूमैन को समझ नहीं आई कि क्या वो पहले से जानते थे कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, कि उनको वाकई में इस चीज़ से कोई सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि शायद प्रॉबेबली स्टालिन के पास भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद हो। ये एक और एग्जाम्पल है जहाँ से ये समझा गया, ट्रूमैन ने ये समझा कि स्टालिन के जो स्पाइज हैं वो शायद हर जगह फैल चुके हैं। जितना काम एंड कूल डिमीनर ट्रूमैन ने देखा स्टालिन का, उन्होंने इससे यही नतीजा निकाला। तो वहीं से वो स्पाइज की सारी कहानियाँ शुरू होती हैं। कम्युनिज्म के ऊपर क्रैकडाउन्स इन द यूनिवर्सिटी स्टार्ट होते हैं बिकॉज ट्रूमैन का ये ख्याल था कि ये जो इतना कॉन्फिडेंस है स्टालिन के पास, इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर मौजूद है। सो ये वो एक मोमेंट था उस कॉन्फ्रेंस का जिसमें एक रिएक्शन से ट्रूमैन ने भी फाइनली फियर का रास्ता इख्तियार किया और एक डीपर डिवाइड बिटवीन द टू लीडर्स मज़ीद क्रिएट हो गई। सो इस सारे एनालिसिस ऑफ द टू लीडर्स के बाद अगर कोल्ड वॉर के माइंडसेट को सिंपली एक्सप्लेन करें तो इमेजिन दो बच्चे हैं जो एक ही प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या एक ही कमरे में खेल रहे हैं। एक बच्चा बिलीव करता है कि टॉयज़ को शेयर करना चाहिए, मिल के खेलना चाहिए, और दूसरा बच्चा कहता है कि ये दूसरा बच्चा तो असल में मेरे टॉयज़ चुराना चाहता है। सो दे आर बोथ अफ्रेड फॉर डिफरेंट रीजंस। दे बोथ थिंक दे आर राइट, दोनों अपने आप को ठीक समझ रहे हैं।
दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड बिटवीन ट्रूमैन एंड स्टालिन। दोनों को अपने अपने टॉयज़ की फ़िक्र थी, अपने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की फ़िक्र थी, और इस फियर ने कोल्ड वॉर क्रिएट कर दी, एक दूसरे के लिए हेट क्रिएट कर दी, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझने पे मौजूद हो गए, और फिर डेकेड्स तक ये दुश्मनी चलती रही। Fear of betrayal, fear of invasion, fear of losing power. It was fear all along. कोई weapons नहीं थे. This is how the Cold War mindset started. अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में इसके पैरेलल्स देखना चाहें तो ये कोल्ड वॉर माइंडसेट जिसका बार बार शी जिनपिंग जिक्र करते हैं और पुतिन जिक्र करते हैं, वो क्या है? कोल्ड वॉर माइंडसेट आज भी अलाइव है। जब यूएस वेपन्स देता है ताइवान को तो चाइना इसको थ्रेट के तौर पे देखता है और यूएस फियर क्रिएट करता है। रशिया अगर ट्रूप्स डिप्लॉय करता है नियर यूक्रेन तो नेटो और यूरोप को फ़ौरन ख़तरा लाहक हो जाता है। इंडिया एंड पाकिस्तान मिसाइल्स टेस्ट करते हैं तो दोनों का ख्याल है कि देयर इज़ अ वॉर कमिंग। नॉर्थ कोरिया जब रॉकेट्स लॉन्च करता है तो साउथ कोरिया और जापान हाई अलर्ट पे चले जाते हैं। ऑल दीज रिएक्शंस were shaped by the same mindset that began between Truman and Stalin. Fear, mistrust और इस चीज़ का यकीन कि जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ सेफ्टी में है, और सेफ्टी के लिए फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स जैसे टेरिबल वेपन्स बनाए गए और आज तक वो सिर्फ एडवांस होते चले जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द only thing that I would say that changed the shape of everything in the region, in the world, that was fear and mistrust. और आज भी जितने भी नए रीजन्स बन रहे हैं, नए अलायंसेस बन रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं, उनके पीछे यही फियर्स हैं, यही इनसिक्योरिटीज़ हैं, और इसी को कोल्ड वॉर माइंडसेट कहा जाता है। सो द कोल्ड वॉर वॉज नॉट बॉर्न फ्रॉम न्यूक्लियर बॉम्ब्स अलोन। ये दो पर्सनालिटीज़ ने शेप किया इसको, ट्रूमैन ने और स्टालिन ने। एक का ख्याल था सिस्टम्स को ओपन रखें, कोऑपरेट करें, दूसरे का ख्याल था कि कोऑपरेशन के नाम पे हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। सो उनके जो डिफरेंसेस थे उसने फिर शेप अप किया डिवीजन ऑफ यूरोप को, आयरन कर्टन, बर्लिन, नेटो, वॉर्सॉ पैक्ट, द न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड डेकेड्स ऑफ ग्लोबल टेंशन। ये थी ट्रू फाउंडेशन ऑफ द कोल्ड वॉर माइंडसेट। एक ऐसी दुनिया जो फियर पे और पावर पे और मिसट्रस्ट पे बनाई गई, और आज तक यही तीन चीज़ें हैं जो हमारी इस ग्लोबल सिनेरियो को लेकर चल रही हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।